कैसे हो जी सब लोग। चलो एक बार फिर हाजिर हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन सेट नंबर दूसरा और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन का सेट है 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो बगैर लेट किए शुरू करते हैं फिर। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये जो नीचे जो आइटम्स लिखे गए हैं वो कौन है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग लिखते हैं या दिखलाए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि रिसिप्ट पेमेंट में जो नगद रूप में रिसिप्ट करते हैं या पेमेंट करते हैं उसी को लिखते हैं। रिसिप्ट नगद होना चाहिए, पेमेंट नगद होना चाहिए। कोई भी ऐसा आइटम नहीं हो जो बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, उसको हम लोग इसमें नहीं लिखते हैं। तो देखते हैं कौन सा मैच करता है, कौन सा नगद प्राप्ति है या पेमेंट है। पहला आइटम है अदत्त वेतन। अदत्त मैंने नहीं दिया, तो जो दिया ही नहीं वो काहे के लिखेंगे, गलत आएगा नहीं। डेप्रिसिएशन ये भी नगद नहीं है, ये कैश में कुछ नहीं होता इसका, ये भी नहीं आएगा। आजीवन सदस्यता शुल्क, ये कोई भी शुल्क हो, आजीवन हो चाहे जो भी हो, शुल्क तो है, मिलता तो है फीस ये, तो ये रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अक्रूड उपार्जित चंदा, कमा लिए हैं लेकिन मिला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ नगद रिसिप्ट और नगद पेमेंट की बात होगी। तो एक आइटम इसका सी सही आंसर है, तो 83 का सी। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। ये निम्न जो आइटम लिखेंगे इनमें से कौन से आय नहीं है, इनकम नहीं है, इज नॉट एन इनकम। तो सब्सक्रिप्शन, आप देखना एनपीओ की बात एक्चुअली हो रही है। जो चंदा है तो एनपीओ में बड़ा मशहूर है ये वर्ड, बहुत ही फेवरेट वर्ड है एनपीओ के लिए। सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए इनकम है, 1 पॉइंट तो मिला है। डोनेशन, ये डोनेशन भी इनकम है, किसमें, इसके लिए। लेकिन ज़रा ध्यान रखना ऊपर क्वेश्चन में इज नॉट एन इनकम, तो पहला मिला सब्सक्रिप्शन ये भी इनकम है, दूसरा मिला डोनेशन ये भी इनकम है, सेल ऑफ टिकट ये भी इनकम है, एंडाउमेंट फंड ये इनकम नहीं है। और यही सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, तो डी इसका सटीक आंसर होगा, ये इनकम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। ये कौन है जो तैयार करता था। हम सब जानते हैं कि जो एनपीओ है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है। तो देखते हैं कौन सा नाम दिया है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ये नहीं बनाते हैं। लिखा है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये 20 सटीक आंसर है, यही एनपीओ है। और नीचे जो लिखा है सी में ए और बी दोनों, जी नहीं ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो 20 का सटीक आंसर बनता है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यही बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है। इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड, यानी जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सेस है और इनकम जो है वो कम है, तो डिफरेंस आता है, तो हम लोग एनपीओ के लिए इसको बोलते हैं डेफिसिट, और दूसरे फॉर्म में होंगे तो उसमें हम लोग इसको कहते हैं लॉस। तो वो दूसरी तो है नहीं, ये एनपीओ है, और एनपीओ में जो लॉस होता है उसको हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं डेफिसिट। जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग कहते हैं सरप्लस। तो चलिए यहाँ पर डेफिसिट के बाद से, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो देखते हैं कौन सा मिलता है, ये है डेफिसिट। तो 86 का सटीक आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, आगे हम जोड़ दें कैश बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अकाउंट है वो समरी है कैश बुक का, और कैश बुक में क्या लिखते हैं, चाहे कोई भी आइटम हो, कैश होना चाहिए, नगद होना चाहिए, चाहे रेवेन्यू आइटम हो, चाहे कैपिटल आइटम हो, चाहे कोई भी आइटम हो,
अगर वो कैश के रूप में रिसिप्ट करते हैं, कैश के रूप में पेमेंट करते हैं तो कैश बुक में जाता है, और कैश बुक का जो समरी है वो आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो दोनों बात आ गई, रेवेन्यू वाला भी आएगा, कैपिटल वाला भी आएगा, लेकिन नगद होना चाहिए, कैश होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा मैच कर रहे हैं। ये लिखते हैं ऑल कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट, जी नहीं, सिर्फ कैपिटल वाली बात नहीं है। ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट, जी नहीं, ये भी नहीं है। ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट, यस, ये सही लग रहा कि जितने रेवेन्यू हैं वो भी आएंगे और जितने कैपिटल वाले हैं वो भी आएंगे, चाहे वो रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, या आएंगे रिसिप्ट। आंसर उसका सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सटीक आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 88, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 1,80,000, वर्ष के अंत में अदत्त चंदा 20,000, वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा 10,000, आय तथा व्यय खाते में क्रेडिट की जाने वाली चंदे की राशि क्या होगी। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ सब्सक्रिप्शन के बारे में। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है, तो जो रिसिप्ट किया है वो फिगर है 1,80,000। तो ये रिसिप्ट तो किसी भी वर्ष का हो सकता है, पिछले वर्ष का, करंट ईयर का, जो भी होगा। तो ये रिसिप्ट मैंने हाथ में मिला है चंदा के नाम पर, ठीक है जी। और वर्ष के यानी ईयर एंडिंग में अभी भी बाकी चंदा दिखाई पड़ रहा। अदत्त चंदा कितना है, 20,000 है। और जो 10,000 की बात कह रहा है, ये अगले साल में मिलना था लेकिन अभी मिल चुका था, तो एडवांस हो गया। अब फॉर्मूला है कि हमें रिसिप्ट इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो कितना फिगर उसको इनकम के रूप में दिखलाएंगे। तो एक मैथमेटिक्स हम लोग करेंगे इसके, और जरा साइड में करेंगे मैथमेटिक्स, ये कैसे हमें इनकम स्टेटमेंट फिगर कितने लेंगे। अमाउंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, income and expenditure account is equal to receipt plus outstanding at the end minus advance फॉर नेक्स्ट ईयर। इसके अलावा ये फार्मूला और होते हैं, लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उसके आधार पर हमने फार्मूला एक्सेप्ट किया। तो रिसिप्ट कह रहा है कि कितने रिसिप्ट हमारा है, 1,80,000 है। तो फिगर पुट करते हैं रिसिप्ट में, 1,80,000 का रिसिप्ट है। और देख लें फिगर कितना है, जो रिसिप्ट किया 1,80 का है। और ईयर एंडिंग में हमारा आउटस्टैंडिंग है 20,000, और माइनस जो अंत में हमारा जो एडवांस है नेक्स्ट ईयर वाला वो है 10,000। तो फॉर्मूला पुट कर 10,000। इस तरह ये बचेगा बैलेंस 1,90,000 बैलेंस आएगा, और यही 1,90,000 हमारे इनकम के नाम पर इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट किया जाएगा। तो देखिए कहाँ बनता है ये फिगर क्रेडिट के 1,90, यानी बी इसका आंसर सटीक आंसर है। तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, प्लस माइनस फार्मूला हिसाब करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो सटीक आंसर है हमारा बी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, करंट अकाउंट है, ये नेचर पूछ रहा है। सब लोग जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट पर्सनल होता है, करंट अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होता है। तो कौन सा मैच कर रहा है इसमें, और 89 का ए सटीक आंसर, इसका पर्सनल अकाउंट ही याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। जो पार्टनरशिप फॉर्म्स है, डिफिनेशन के बाद उसके फीचर्स निकल के आते हैं। तो देखते हैं कौन सा फीचर्स है इसमें। 2 और मोर पर्सन, बिल्कुल ये फीचर है पार्टनरशिप का। कम से कम 2 होते हैं या इससे ज़्यादा, मैक्सिमम 50 होते हैं। तो एक तो पहला फीचर है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो। जो एग्रीड रेशियो हो, सहमत जिसमें है, वो रेशियो में बांटते ही हैं लोग। शेयरिंग प्रॉफिट लॉस ये तो हो गया। इसका बी है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। ये भी इसके फीचर है पार्टनरशिप फॉर्म के, या तो सभी पार्टनर द्वारा फर्म चलाया जाता है या उनमें से किसी एक के द्वारा। तो तीनों तो वही दिखाई पड़ रहा।
इस तीनों तो फीचर्स ही है। डी में देखते हैं ऑल ऑफ द एबव। ओके, ये डी सटीक आंसर है इसका, 90 का डी। और जितने लिखे गए हैं ए बी सी में सब के सब पार्टनरशिप फॉर्म के फीचर्स हैं, और इसका ऑप्शन दे रखा है डी में, तो डी इसका आंसर है। 91, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट के जरा ऑप्शन में डालें। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जी नहीं, जब कोई एडमिशन लेता है तो गेनिंग हम लोग नहीं निकालते हैं, सेक्रीफाइस निकालते हैं कि नए वाला पार्टनर कितना ले लिया, पुराने वालों ने कितना अपने यहाँ सेक्रीफाइस किया। तो ये तो पहला होगा नहीं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यस, जब कोई रिटायर होता है तो अपना शेयर छोड़ जाता है, तो जो लोग बच जाते हैं पार्टनर वो लोग गेन करते हैं। तो रिटायर वाले पार्टनर के हिस्सेदारी में बचे हुए पार्टनर कितना गेन कर रहे हैं, कितना, तो वहाँ गेनिंग की जरूरत पड़ती थी। एक तो बी लग रहा है सटीक। सी भी देख लें। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जी नहीं, तो फर्म में बंद हो गया तो क्या निकालना गेनिंग, कोई मतलब ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए जो ऑप्शन है 91 का, उसमें बी सटीक आंसर है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द गेनिंग रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है जी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 92, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर्ड बाय। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है फर्म से तो उस समय एसेट्स या लिएबिलिटीज़ का पुनर्मूल्यांकन करते हैं, और हम लोग क्या बनाते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उस पर जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट और लॉस एंड रिवैल्यूएशन इज, वो सभी पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। ये रूल है उनके पुराने रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। देखिए कौन सा मैच कर रहा, तो कहाँ ट्रांसफ़र है, इज शेयर्ड बाय, सब लोग बांटते हैं, जाने वाले भी रहने वाले सब। तो लिखता है कि शेष साझेदार द्वारा, जी नहीं, गलत, ऑल पार्टनर्स, ये बी लग रहा है, सभी पार्टनर बांटे जाएंगे। न्यू पार्टनर, ये भी नहीं, इनमें से तो बी इसका सटीक आंसर है। 92 का जो आंसर है वो बी, सभी पार्टनर में जो बच जाएंगे पार्टनर वो भी लेंगे, जा रहा है बेचारा रिटायर होकर के वो भी लेगा, सब में बांट जाएगा। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभों को किसकी पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए। वाह, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। सब जरा ऑप्शन देख लेते हैं। मेरे हिसाब से सभी पार्टनर में, चूँकि सभी पार्टनर के वो लाभ हैं संचित रखे गए हैं, अब कोई जा रहा है तो बंटवारा कर देते हैं, सभी पार्टनर को बांट दिया जाएगा, उनके कैपिटल में चला जाएगा। तो ऑल पार्टनर्स, ये सटीक बैठ रहा, से भी गलत है, रिटायरिंग ये भी गलत है, नन ऑफ दिस। तो 93 के जो सटीक आंसर होगा वो होगा ए, सभी पार्टनर में बांट दिए जाएंगे। 94, द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू हिज फादर। जब कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो जो उसके नाम पर जो अमाउंट निकलता है पार्टनरशिप फॉर्म में, वो किसको दिया जाता है। वो तो बेचारा एक्सपायर कर गया पार्टनर, तो उसके जो हिसाब है वो हिसाब पहले जो ऑफिशियल एग्जीक्यूटर है उसके नाम में ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं, जो उसका उत्तराधिकारी है उसके नाम में ट्रांसफ़र करते हैं। बस तो देखते हैं, फादर को नहीं, वाइफ को नहीं, फ्रेंड को नहीं। यस, इसका डी सटीक आंसर है। जो एग्जीक्यूटर हैं उन्हीं के नाम में उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। डिसीज्ड पार्टनर का जो भी हिसाब अमाउंट निकलता है उसके उत्तराधिकारी या एग्जीक्यूटर के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो सटीक आंसर इसका है डी। 95, JLP ऑफ द पार्टनर इज ए एंड डैश अकाउंट। ये JLP है ना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये साझेदारों के नाम से होता है पॉलिसी। ये साझेदारों का अपना है, पर्सनल है, उनके नाम का है जॉइंट। तो जो किसी पर्सन के नाम से हो नेचुरली वो पर्सनल अकाउंट है, बिना किसी पर्सन के नाम के JLP खुलेगा नहीं। तो देखिए वही अकाउंट पूछ रहे हैं ये, तो नॉमिनल तो है नहीं, पर्सनल, बी इसका सटीक आंसर है। लिएबिलिटी भी नहीं है, ठीक है, तो ये बी इसका सटीक आंसर है 95 का। तो नेक्स्ट देखते हैं 96। 96 क्या कह रहे हैं ये,
मृतक साझेदार के निष्पादक को देय राशि पर साझेदार के मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज दिया जाएगा। द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ द पार्टनर टिल द पेमेंट एक्ट। जब पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसका हिसाब निकलता है, और जो हिसाब निकलता है तो उसके एग्जीक्यूटर को पे करते हैं। तो उसके मरने के डेट से लेकर उस डेट तक जब एग्जीक्यूटर को भुगतान किया जाएगा, ये बीच का जो समय गुजर गया, इसका इंटरेस्ट अगर बनता है तो कानून ने निर्धारित किया है कि 6% से दिया जाएगा ब्याज। तो 6% कहीं है अगर इसमें, तो दिखाई पड़ रहा सी। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो सी आंसर है इसका, 6% से। जब तक पेमेंट नहीं दिया जाएगा उसका, तब तक 6% का हिसाब बैठता रहेगा। सालाना है ये पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, रियलाइजेशन अकाउंट इज, इसमें भी नेचर ही पूछ रहा है। हम सब जानते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में खर्चे पानी की बात चलती रहती है, वसूली। तो देखिए इसमें कौन सा, इस पर नाफा नुकसान निकलता है, और जिस अकाउंट पर नाफा नुकसान निकलता है, प्रॉफिट या लॉस पता चलता है, उसको हम लोग नॉर्मल अकाउंट कहते हैं। तो इसमें है बी, इसका आंसर आएगा 97 का सटीक आंसर है बी, नाम मात्र का था नॉर्मल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, वसूली व्यय को वसूली खाता के किस भाग में लिखा जाता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। हम सब जानते हैं कि जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड में रियलाइजेशन एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं, लिखते हैं, वही पूछ रहा है। तो डेबिट साइड कहीं हो, देखिए इसमें। तो 98 का जो ए है ये सटीक आंसर है। 99 सेट नंबर 2 का ये लास्ट चल रहा है। ऑन द सॉल्यूशन ऑफ ए फर्म, अमाउंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट इज शोन इन। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, फर्म के बिजनेस बंद हो जाता है, टर्मिनेट होता है, तो जो पार्टनर का लोन है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है? जी नहीं, कहीं ट्रांसफ़र नहीं होता है, और सीधे वहाँ लोन अकाउंट खोलकर हम लोग पेमेंट कर देते हैं उसका। ठीक है, तो कहाँ ट्रांसफ़र होता है ये लिखते हैं। वसूली खाता बिल्कुल नहीं, वहाँ नहीं जाता है, सीधे ये लोन अकाउंट, लोन खाता में ही जाता है, वहीं ट्रांसफ़र होगा लोन अकाउंट में, पेमेंट वहीं कर देते हैं। तो इसका बी सटीक आंसर होगा। तो 99 का जो सटीक आंसर है वो है बी, और कहीं ट्रांसफ़र नहीं होता है। नेक्स्ट, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन सेट का 100, ये 100वां है, यानी लास्ट है इस सेट का। 100 का सेट है। तो देखते हैं लास्ट क्या कर रहा है। ऑन द सॉल्यूशन ऑफ ए फर्म, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एन अनरिकॉर्डेड एसेट इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। हम जानते हैं कि जब एसेट को सेल करते हैं, अमाउंट रियलाइज करते हैं, तो रियलाइज नाम से ही पता लग रहा है कि जो अमाउंट हम रियलाइज करते हैं एसेट से, उसको रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब देखिए कहीं मैच करता हो, रियलाइजेशन अकाउंट कहीं है इसमें, यस। तो 100 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सी सटीक आंसर है। और इस प्रकार यहाँ आकर हमारा एक सेट फिनिश होता है। फिर एक बार दोहराएंगे आपको, वीडियो ज़रूर देखना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा इसका मिल सके। अभी पूरा समय है, और कोई क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट करना, ज़रूर कमेंट करना बेधड़क, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसको जो करना आप करते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।